मूवी का नाम मैदान से ही मालूम पड़ता है कि कहानी किसी लड़ाई को लेकर है, लेकिन ये कहानी जुड़ी है खेल से, और ऐसा वैसा खेल नहीं, विश्व प्रसिद्ध खेल फुटबॉल। मूवी स्ट्राइप की पिटारे से निकली है ग्रेट इंडियन फुटबॉलर कोच सर सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक मैदान, जिनके कोच में साल 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल की। डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा, IMDb 8.1। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू हुई मैदान में हो रहे एक फुटबॉल मैच से। साल 1952 समर ओलंपिक्स हेलसिंकी, जिसमें भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारत की हार का किस्सा अगले दिन सभी राज्यों के अखबारों में छपा, जिसके बाद फुटबॉल फेडरेशन कमेटी में अफरा तफरी मच गई। यहाँ चिंतित फुटबॉल फेडरेशन कमेटी के लोगों की आपस में बहस चल रही है, क्योंकि सभी को जवाब चाहिए, आखिर भारत की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है। और जवाब में सभी हार का जिम्मेदार ठहराते हैं भारत टीम के कोच रहीम को। तभी फेडरेशन प्रेसिडेंट अंजन दादा बोले, देखिए, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, बदलाव के लिए कुछ तो करना होगा। फेडरेशन का ही एक मेंबर शुभांकर कहता है, बदलाव करना है तो अभी से ही करते हैं। उसकी बातों से जाहिर होता है कि वो कोच रहीम को टीम से हटाना चाहता है। शुभांकर के कोच रहीम को निकाल देने की बात पर सभी ने अपनी सहमति जताई, क्योंकि सभी को यही लगता है कि टीम के हार का दोषी कोच रहीम ही है। अब कोच रहीम बोले, मकान की नींव ही कमजोर है तो छत बदलने से क्या होगा शुभांकर बाबू। रहीम अपने एक ही वाक्य से टीम की हार का कारण स्पष्ट कर देता है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, टीम के हारने के कई कारण हैं, जिसमें पहला है नंगे पांव खेलना, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को दौड़ने में तकलीफ होती है। दूसरा, डोमेस्टिक में सिर्फ 70 मिनट खेलना और 90 मिनट के खेल के बचे हुए 20 मिनट में सिर्फ गोल खाना। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, बड़े नामों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना और नए खिलाड़ियों पर विश्वास न जताना। रहीम के टीम की हार के सभी कारण बताने पर भी सभी यही कहते हैं कि रहीम अपनी गलती छुपाने के लिए टीम के चयन पर उंगली उठा रहा है। सभी रहीम की बड़ी बड़ी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी बीच में प्रेसिडेंट अंजन दा ने कहा, रहीम फुटबॉल के जानकार व्यक्ति है, तो आप लोग बीच में मत बोलिए। रहीम, आप अपनी बात जारी रखिए। अंजन दा रहीम को हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि रहीम कैसे इंसान है और कितने बड़े जानकार हैं। रहीम ने आगे कहा, अगर टीम की हार का जिम्मेदार मैं हूँ तो इस बार खिलाड़ियों का चुनाव भी मुझे ही करने दे। तपाक से शुभांकर ने सबसे पहले सवाल उठा दिया, ये कहकर कि रहीम साहब चयन नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे बंगाली खिलाड़ियों को हटाकर हैदराबादी खिलाड़ियों को रखना चाहते हैं। अब रहीम का मन और भी दुखी हो जाता है। मैं भारत के लिए एक टीम बनाना चाहता हूँ और आप लोग अभी तक बंगाली और हैदराबादी में ही अटके हुए हैं। अगर खिलाड़ी मेरे चुने हुए नहीं होंगे तो टीम का कोच भी मैं नहीं बनूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब दिखाता है रहीम अपने घर पर है। अपने पूरे परिवार के लिए वो अलग अलग तोहफे लेकर आए हैं। माँ के लिए स्वेटर, बच्चों के लिए जूते और पत्नी सायरा के लिए अंग्रेजी किताब। रहीम की पत्नी को अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक है, इसलिए सबसे खास तोहफा वो अपनी पत्नी के लिए लाए हैं। रहीम को एक बुरी आदत है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की। सायरा हर बार उसे टोकती है, पर वो हर बार यही कहते, कुछ समय बाद छोड़ दूंगा। अब वो कमरे में आराम करने ही जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आया, फेडरेशन मेंबर्स तुम्हें खुद की टीम चयन करने का जिम्मा सौंपने को तैयार है। दूसरी तरफ से अंजन दादा बोले। अब अगले ही दिन रहीम अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं भारतीय टीम के लिए नए खिलाड़ियों की खोज पर। रहीम को अपनी खोज में तुलसीदास बलराम नाम का पहला खिलाड़ी मिला, जो सिकंदराबाद की गलियों में जबरदस्त फुटबॉल खेलता है, और दूसरा खिलाड़ी बंगाल का प्रदीप कुमार। ऐसे ही धीरे धीरे साल बीतते गए। इस बार का फुटबॉल गेम रहीम साहब किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। वो अलग अलग राज्यों में घूमकर खिलाड़ियों को परखते हैं और उन्हें भारत के लिए खेलने का प्रस्ताव देते हैं। ऐसा करते करते एक दिन उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। इसके बाद उन्होंने हर एक को उनकी पोजीशन बताई, कौन कहाँ किस पोजीशन में खेलेगा। रहीम की टीम के ज्यादातर खिलाड़ी नए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी फुटबॉल नहीं खेला। टॉप स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट मिस्टर रॉय चौधरी हमेशा रहीम के खिलाफ होते हैं। अब ओलंपिक गेम्स में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों के साथ एक पार्टी रखी गई और उसमें भी मिस्टर रॉय चौधरी रहीम की चुनी हुई टीम का जमकर मजाक उड़ाता है। अरे पता है, रहीम साहब की वजह से हमारा बहुत फायदा हुआ है। इनकी फुटबॉल टीम का पिछले ओलंपिक में रिकॉर्ड स्कोर रहा था 10-1,
और अगले दिन हमारे अखबार की सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। मिस्टर चौधरी रहीम को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, पर रहीम उनकी इस बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस बार खिलाड़ियों का चयन उसने खुद किया है और उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार का ओलंपिक फुटबॉल गेम वही जीतेंगे। साल 1956 मेलबर्न। 4 साल बाद एक बार फिर समर ओलंपिक की शुरुआत हुई। भारत को अपना पहला मैच मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है। मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एक भारतीय खिलाड़ी नेविल डिसूजा का मजाक उड़ाने लगता है, पर उस समय उसने कुछ नहीं कहा। मैच शुरू हुआ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक भी गोल करने नहीं दिया और उल्टा भारत की तरफ से नेविल डिसूजा ने हैट्रिक गोल मारी, जिससे भारत एक शानदार जीत दर्ज करता है। मैच के बाद भारत और ऑस्ट्रेलियन दोनों मीडिया के सामने बैठे हैं। ऑस्ट्रेलियन कोच बोला, भारत जैसी टीम हमें कभी नहीं हरा सकती। इनकी टीम के सभी खिलाड़ी बेकार है। उन्होंने तो ये मैच तुक्के से जीता है और हम भारत के साथ एक और रीमैच खेलना चाहते हैं। पलटवार में भारतीय कोच रहीम बोले, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। आपने हमारे केवल एक खिलाड़ी का मजाक उड़ाया तो उसने मैच में हैट्रिक मार दी। अब तो आप हमारी पूरी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, तो जरा सोचिए अब वो क्या करेंगे। आप श्योर है ना कि आपको रीमैच खेलना है? रहीम साहब की बातें सुनकर ऑस्ट्रेलियन कोच भी चुप हो गया और एक बार फिर रीमैच हुआ। भारत ने फिर ऑस्ट्रेलिया को 7-1 से हरा दिया। इससे ये बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि रहीम कोच ने जो टीम बनाई है उनके अंदर खेलने का जज्बा और जीतने का जुनून है। इस जीत ने सबको हिला के रख दिया और भारत ने इस ओलंपिक में चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई। इधर शुभांकर और मिस्टर चौधरी भी रहीम की बनाई टीम पर चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर चौधरी बोले, रहीम का इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बने रहने का मतलब है बंगाली खिलाड़ियों का टीम से बाहर रहना। किसी भी तरह इस रहीम को हटाना होगा और वो काम सिर्फ कर सकता है फेडरेशन कमेटी का प्रेसिडेंट। शुभांकर बोला, पर वो तो अंजन दा है। अरे वही तो शुभांकर जी, फुटबॉल फेडरेशन का अगर कोई प्रेसिडेंट बनने के लायक है तो वो है आप, शुभांकर सिंह। मिस्टर चौधरी शुभांकर को खूब भड़काता है, जिससे फेडरेशन का प्रेसिडेंट वो आदमी हो जाए जो चौधरी के हिसाब से काम करे। यहाँ रहीम का बेटा हकीम भी फुटबॉल खेलना चाहता है, पर उसकी अम्मी इसके खिलाफ है। वो उसे इंजीनियर बनाना चाहती है, पर आखिर है तो उसके अंदर रहीम का ही खून। फुटबॉल खेलने का जुनून जो उसके अंदर दौड़ता है, उसका यकीन वो अपने अब्बा को दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, अब्बा मुझे फुटबॉल खेलना है, मैं दोनों चीजें साथ कर लूंगा। रहीम ने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा खेलते हो? हकीम बोला, आपने कभी मेरा खेल देखा नहीं है, मैं आपको आने वाले गेम में सिलेक्ट होके भी दिखाऊंगा। रहीम को भी अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। कलकत्ता में हकीम का फुटबॉल मैच हो रहा है, जहां रहीम को चुन्नी नाम का एक और नायाब खिलाड़ी मिला जो भारत टीम के लिए स्ट्राइकर का काम करेगा। देखते देखते 2 साल गुजर गए और आया साल 1960। रहीम ने 7-8 और नए खिलाड़ियों को ढूंढकर अपनी टीम पूरी की। इसके बाद रहीम अपनी पूरी टीम को खेलने के तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले तुम सभी एक दूसरे की गलतियों को अच्छी तरह से जान लो, अपनी अपनी ताकत को पहचानो और एक मजबूत टीम बनाने के लक्ष्य पर निकल पड़ो। अब रहीम फेडरेशन कमेटी के बीच में बैठे अपनी पूरी टीम के बारे में सभी को बता रहे हैं कि इस बार टीम के कप्तान होंगे पीके बैनर्जी। शुभांकर फिर से अपनी टांग अड़ाते हुए बोला, मगर कप्तान तो बंगाल क्लब का ही कोई खिलाड़ी होना चाहिए। रहीम ने थोड़ा झुंझला कर कहा, कभी क्लब पे कभी स्टेट पे ही आपकी सुई अटक क्यों जाती है शुभांकर बाबू? खिलाड़ी चाहे कहीं का भी हो, खेलेगा तो भारत के लिए ही ना। रहीम की बातों से सभी ने सहमति जताई और पीके बैनर्जी को बनाया गया फुटबॉल टीम का कप्तान। अब एक और बार शुभांकर और मिस्टर चौधरी फिर मिलते हैं और शराब पीते हुए रहीम के फैसले को गलत बताते हैं। शुभांकर बोला, रॉय दादा, रहीम तो अपनी बात सबसे मनवाकर फेडरेशन में हमारा पावर और भी कम करना चाहता है। परेशान मत हो शुभांकर बाबू, रहीम की ताकत है इंडियन फुटबॉल टीम और वो टीम इस बार किसी भी हाल में जीत नहीं पाएगी। अब मिस्टर चौधरी ने शुभांकर को एक लिस्ट दिखाई जिसमें भारत का मैच हंगरी, पेरू और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी टीमों के साथ होने वाला है। इसी के साथ 1960 रोम ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। भारत का पहला मैच फ्रांस के साथ है। भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, पर मैच ड्रॉ हो जाती है, जिसकी वजह से भारत 1960 ओलंपिक से बाहर हो जाता है, क्योंकि फ्रांस पहले से ही पॉइंट्स टेबल में भारत से आगे होता है। पर इस बार भारत की हार शर्मनाक नहीं होती। सभी दर्शक भी भारत को वेल प्लेड इंडिया कहकर चीयर कर रहे होते हैं। पर सवाल फिर से वही आ जाता है, रहीम को फिर से फेडरेशन को जवाब देना पड़ता है
क्योंकि इस बार तो टीम भी उसी की चुनी हुई थी। शुभांकर बोला, अब आप क्या बोलेंगे रहीम साहब? मैच के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या हुआ? और कोई नया बहाना है आपके पास? रहीम बोला, जब 1956 से अच्छा खेले तो बहाना कैसा? माना कि हम पेरू से हारे, मगर फ्रांस जैसी टीम के साथ ड्रॉ किया है हमने, हंगरी जैसी टीमों को बांधे रखा हमने, इसीलिए फीफा के प्रेसिडेंट ने हमें ब्राजील ऑफ एशिया भी कहा है। शुभांकर ने कहा, अरे रहीम साहब, फिर से नए नए बहाने मार रहे हैं। मेरी मानो तो हमें टीम का कोच बदल देना चाहिए, और जो मेरी इस बात से सहमत है वो कृपया अपना हाथ उठाए। इस बार सभी शुभांकर की बात से सहमत है, उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। अब की बार तो अंजन दादा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फेडरेशन के सभी लोग रहीम के खिलाफ है। रहीम बेहद दुखी हो गया, मगर दुखों का पहाड़ तो तब टूटा जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें लंग कैंसर है और उनके पास वक्त बहुत कम बचा है। रहीम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास वक्त कम बचा है, बल्कि इसीलिए कि वो भारत के कोच रहते अपनी टीम को नहीं जिता पाए। रहीम की पत्नी सायरा बोली, आप मेरे घर में क्यों आए हैं? मौत का इंतजार करने? अरे ऐसे जीकर भी क्या फायदा? आप फुटबॉल के लिए ही बने हैं, इंडियन टीम को आपकी जरूरत है, जाइए और फिर से कोशिश कीजिए। सायरा की हिम्मत देने वाली बातों से रहीम को थोड़ा सुकून मिला और एक बार फिर से वो अंजन दादा के पास आए। दादा, मैं फिर से एक बार फुटबॉल टीम को कोच करना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि ये टीम जरूर भारत को कप दिलाएगी। अंजन दादा ने उसे समझाते हुए कहा, जो काम नहीं हो सकता उसे कहने से कोई फायदा नहीं है रहीम, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। दादा प्लीज एक बार कोशिश करके तो देख सकते हैं। मुझे लंग कैंसर है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मैं एक बार अपने जीते जी इंडियन फुटबॉल टीम को जिताना चाहता हूँ। अंजन दा ने रहीम की बात मान ली और फिर से एक बार फेडरेशन से बात करने के लिए अग्रसर हुआ, मगर समय बदल चुका है। प्रेसिडेंट इस बार शुभांकर है, जो अंजन दा की एक भी बात नहीं सुनता। उसने रहीम के बदले एक नया कोच भी ढूंढ लिया है, मगर अंजन दा भी हार नहीं मानते और फेडरेशन के बाकी लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार मेंबर्स एक बार और रहीम को कोच बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुभांकर बोला, ठीक है रहीम साहब, मगर इस बार भी जीत नहीं पाए तो? रहीम बोले, तो मैं दोबारा कभी किसी टीम को कोच नहीं करूंगा। अब रहीम को दोबारा कोच बना दिया गया। ये बात सुनकर उनके सभी खिलाड़ियों में वापस से एक उत्साह, एक जोश आ जाता है। उनकी टीम एशियन गेम्स खेलने जा रही है, मगर तभी शुभांकर बाबू के पास एक कॉल आया और कॉल पर जो बातें हुई उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। शुभांकर बाबू ने कहा, माफ कीजिएगा रहीम साहब, मगर इस बार तो आपकी टीम एशियन गेम्स के लिए जा नहीं पाएगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि उनके पास टीम को विदेश भेजने के लिए बजट नहीं है। मिस्टर चौधरी ने भी कहा, रहीम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर के पास हर खिलाड़ी को विदेश भेजने के लिए बजट नहीं था, तो मैंने उनसे कह दिया कि इस बार इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं भेजते हैं, 22 खिलाड़ियों का खर्चा भी बच जाएगा, और वैसे भी इस टीम के जीतने की उम्मीद किसी को भी नहीं है। रहीम गुस्से में बोले, ऐसी क्या दुश्मनी है हमसे मियाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? वो मायूस तो हो गए, पर उनका इंडियन फुटबॉल टीम को गोल्ड मेडल जिताने का जज्बा कम नहीं हुआ और वो सीधे पहुंच गए फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रहीम से वही बात कही, हम कुछ नहीं कर सकते रहीम, हमारे पास इतना बजट नहीं है। रहीम ने कहा, सर, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मुझे यकीन है कि वो इंडिया का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन उन्हें एक मौका तो मिलना चाहिए। पहले तो मंत्री जी इसके हक में नहीं होते, लेकिन रहीम की आंखों में अपनी टीम को जिताने के जज्बे को देखकर उन्हें आखिरकार मानना ही पड़ा। अब रहीम वापस अपनी टीम के पास लौटकर कहते हैं, तुम सभी को विदेश भेजने के लिए मंत्री जी मान गए हैं, पर केवल 16 ही खिलाड़ी जा सकते हैं। अब मैं जिनका नाम लूंगा वो नहीं खेलेंगे, और हाँ, तुम सभी को अपना जेब खर्चा भी नहीं मिलेगा। रहीम दिल पे पत्थर रखकर अपने खुद के बेटे को नहीं ले जा पाता, क्योंकि जिन 16 खिलाड़ी को वो ले जा रहे हैं वो हकीम से बेहतर खिलाड़ी है, और अभी उन्हें एक मजबूत टीम की जरूरत है। साल 1962 जकार्ता, एक और बार एशियन गेम्स की शुरुआत हुई और इंडिया का पहला मैच साउथ कोरिया के साथ है। मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा। अभ्यास के दौरान पीटर थंगराज के पैरों में चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो कोरिया के खिलाफ गोलकीपिंग नहीं कर पाएगा। तुरंत गोलकीपर प्रद्युत वर्मन को चुना गया, लेकिन उसके खराब प्रदर्शन से भारत को फिर से साउथ कोरिया के सामने घुटने टेकने पड़े। अब रहीम ने सभी से कहा, हमारी कल की वापसी की टिकट हो चुकी है, क्योंकि सबको यही लगता है कि कल हम थाईलैंड से भी हार जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
और एक और नई रणनीति के साथ खिलाड़ी फिर से मैदान में उतरे। इस बार भारत के खेलने का तरीका कुछ और ही है। भारत थाईलैंड को 4-1 से बुरी तरह हरा देता है और एक शानदार जीत अपने नाम दर्ज करता है। मगर बदकिस्मती है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। भारत के स्पोर्ट्स स्पोक्सपर्सन थाईलैंड की हार के बाद मीडिया के सामने उनकी टीम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जिनकी वजह से वहां के लोग भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। गेट आउट इंडिया के झंडे लेकर लोग उतर पड़े। यहाँ तक कि भारत के दूसरे मैच में भी जनता उनके खिलाफ मैदान में नारेबाजी कर रही है। मगर अपनी टीम का साथ रहीम नहीं छोड़ने वाले। रहीम बोले, आज इस भीड़ से किसी भी तरह के साथ की उम्मीद मत रखना। सभी अपने कान बंद करके खेलना और केवल अपने गोल का पीछा करना। रहीम की हौसला अफजाई बातों का असर भी खूब पड़ा और भारत जापान के खिलाफ भी 2-0 से जीत गई। अब इंडियन फुटबॉल टीम सेमीफिनाले में पहुंच चुकी है। उसका अगला मैच वियतनाम के साथ है। मैच के शुरुआती 60 मिनट में भारत कोई गोल नहीं कर पाया और वियतनाम ने भारत के खिलाफ 2 गोल कर लिए। मगर हमारी भारतीय टीम भी कहां हार मानने वालों में से है। बचे हुए 30 मिनट में 3 गोल वियतनाम के खिलाफ कर भारत ने आखिरकार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रहीम कहते हैं, जिसका हम सभी को इंतजार था वो पल आ चुका है। नंबर 1 दुनिया का सबसे छोटा नंबर भी होता है और सबसे बड़ा भी। बात केवल नंबर 1 की नहीं है, बात है उस मुस्कुराहट की जो सामने वाली टीम को सोचने पर मजबूर कर दे कि हमें फाइनल मैच का प्रेशर क्यों नहीं है। बात उस फोटो की है जो कल अखबार में छपे ना छपे मगर तुम सबके मन में जरूर छप जाएगी। बात उस बच्चे की है जो तुम सबको देखकर कल से फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा। तो आज मैदान में जाना तुम सब, मगर दिखना सिर्फ एक। भारत एक बार फिर नई उम्मीदों के साथ मैदान में उतरता है। फाइनल मैच में भारत खेलने वाला है साउथ कोरिया के खिलाफ, मगर इस बार भारत ने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए। जर्नैल सिंह और पीटर संगराज चोटें होने के बावजूद टीम में वापस आते हैं, क्योंकि कोरिया जैसी टीम को हराने के लिए उनकी वापसी बहुत जरूरी है। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। पहले टाइम आउट तक भारत एक भी गोल नहीं कर पाया और कोरिया का एक गोल हो चुका है। पीटर को लगे चोट के कारण वो इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोरिया एक गोल से आगे चल रहा है। ब्रेक के बाद कोच रहीम साहब ने फिर से रणनीति में बदलाव किए और सबसे मजबूत डिफेंडर जर्नैल सिंह को सेंट्रल लाइन पर स्ट्राइकर की पोजीशन पर खिलाते हैं, जिससे भारत अटैक करने लगता है और अपना पहला गोल करने में समय नहीं लगाता। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट टीम के साथ कांटे की टक्कर लेते हुए बड़ी मुश्किल से भारत ने अपना दूसरा गोल भी दागा और इसी के साथ एक शानदार जीत साउथ कोरिया के खिलाफ दर्ज करने के साथ एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। भारत के ज्यादातर खिलाड़ी नए होने के बावजूद पहली बार एशियन गेम्स अपने नाम करते हैं, क्योंकि उनके कोच थे महान रहीम साहब। एक अच्छे कोच का मिल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर रहीम सर जैसे कोच सभी को अपनी जिंदगी में मिल जाए तो किसी भी खिलाड़ी को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर सैयद अब्दुल रहीम के कोच में साल 1951 से लेकर 1962 के समय को द गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। फाइनल मैच से पहले उन्होंने कहा था, कल आप लोगों से मुझे एक तोहफा चाहिए, कल आप सोना जीत लो। उसके अगले साल ही 12 जून 1963 में लंबे अरसे से जूझ रहे बीमारी लंग कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। तो इसी के साथ आज की ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।